सोचिए, जब सैकड़ों खून के प्यासे जॉम्बी एक स्कूल पर धावा बोलते हैं तो मासूम बच्चों के पास बच निकलने का बस एक ही रास्ता होता है, हिम्मत, जुगाड़ और एक दूसरे का साथ। कैसे ये छोटे छोटे बच्चे डर और मौत के साए में जिंदगी की जंग लड़ेंगे, यही इस वेब सीरीज का असली रोमांच है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो बिल्डिंग की छत पर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। इस बुली गैंग का शिकार बना हुआ लड़का था जिनशू। गैंग के लड़के उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और इसी बीच जिनशू छत से नीचे गिर जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं पाक गुकचांग को। वो जिनशू की बॉडी को एक बैग में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहां हमें पता चलता है कि जिनशू अभी तक मरा नहीं था। इसके बाद कहानी पहुंचती है ह्योजन हाई स्कूल में, जहां जिनशू भी पढ़ता था। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। यहीं हमें दिखती है एक लड़की ह्योंजू। वो भी उसी बुली गैंग का हिस्सा थी जो जिनशू को परेशान करती थी। अचानक योंजू को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस जगह जाकर देखती है तो वहां एक बॉक्स में एक चूहा होता है, और जैसे ही वो पास जाती है वही चूहा उसे काट लेता है और उसकी उंगली से ताजा खून की बूंद टपक पड़ी। उसे क्या मालूम था कि उसी पल जॉम्बी वायरस उसके शरीर में दाखिल हो चुका है। डिब्बे में बंद सफेद चूहे भी अचानक पागलपन से उछलने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ हमला करने की भूख थी। ये नजारा देखकर ह्योंजू बुरी तरह सहम गई। वो वहां से भागने ही वाली थी कि साइंस टीचर कमरे में दाखिल हो गए। मजबूरी में ह्योंजू को जल्दी से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन गुकचांग ने खुले बॉक्स और फर्श पर गिरे खून के निशान देख लिए। तभी बाहर निकल रही ह्योंजू को पकड़कर फिर से अंदर खींच लिया। असल में गुकचांग यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ाते थे। रिसर्च की हवस में उन्होंने पहले चूहों पर वायरस टेस्ट किया, मगर धीरे धीरे उनका दिमाग बिगड़ गया। उन्होंने अपने ही सोते हुए बेटे को वायरस इंजेक्ट कर दिया, जिससे वो जिंदा लाश बन गया। अब बारी थी ह्योंजू की। गुकचांग ने उसके हाथ पांव बांध दिए और ऐसा इंजेक्शन लगाया जो जानलेवा नहीं था, लेकिन बेहद दर्दनाक था। कुछ ही देर में उसका पूरा जिस्म कांपने और मरोड़ खाने लगा। जैसे ही गुकचांग कमरे से बाहर निकले, ह्योंजू के शरीर में वायरस जाग उठा। वो तड़पती हुई जमीन पर गिरी रही। थोड़ी ही देर में उसने रस्सियां तोड़ दी। इस वक्त तक उसमें इंसानी होश बाकी था। वो लड़खड़ाते कदमों से क्लासरूम पहुंची। क्लास टीचर और सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान और डरे रह गए। टीचर भागकर उसके पास आई और पूछी, क्या हुआ? लेकिन ह्योंजू वहीं गिर पड़ी। धीमी आवाज में उसने कहा, साइंस टीचर ने मुझे बांधा और बहुत अजीब सा इंजेक्शन लगाया। सब सन्न रह गए। टीचर ने उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, हम अभी तुम्हें मेडिकल रूम ले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की मदद से उसे फौरन मेडिकल रूम पहुंचाया गया। नर्स ने तापमान चेक किया। उसका टेम्परेचर सामान्य से काफी कम था। नर्स ने कंबल डाल दिया, मगर ह्योंजू को अजीब सी गर्मी और बेचैनी हो रही थी। टीचर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल की। तभी अचानक ह्योंजू हिंसक और बेहद गुस्सैल हो गई। नर्स ने जल्दी से सेडेटिव इंजेक्शन देकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया गया और अस्पताल भेज दिया गया। इधर गुकचांग जब लैब पहुंचे और देखा कि ह्योंजू गायब है, तो वो बुरी तरह घबरा गए। उसी वक्त क्लास टीचर ने आकर बताया कि ह्योंजू को अस्पताल भेज दिया गया है, साथ ही पुलिस भी बुला ली गई है। गुकचांग भागना चाहते थे, मगर टीचर ने पकड़कर उन्हें प्रिंसिपल के दफ्तर ले गए। प्रिंसिपल ने सख्ती से पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? गुकचांग ने बस इतना कहा, हमें फौरन अस्पताल जाकर ह्योंजू को आइसोलेट करना होगा, वरना बड़ी तबाही होगी। मगर प्रिंसिपल ने अनसुना कर दिया। इसी बीच पुलिस आ गई। उनमें से एक गुकचांग का पुराना जानकार था। पुलिस उन्हें थाने ले गई। पूछताछ में गुकचांग बार बार कह रहे थे, जल्दी करो, अस्पताल में उस लड़की को आइसोलेट करो, वरना तुम सब पछताओगे। उधर मेडिकल रूम में एक और खौफनाक मंजर घटा। लेडी नर्स ने अपनी बाजू से कपड़ा हटाया तो वहां काटने का गहरा निशान था। दरअसल जब उसने ह्योंजू को सेडेटिव इंजेक्शन लगाया था, उसी वक्त वो हल्के से काट चुकी थी। नर्स ने दवा और डिसइंफेक्टेंट लगाया, मगर जख्म सड़ने लगा। उसने बुखार की गोली ली, मगर उसका टेम्परेचर भी गिर चुका था। अचानक नाक से खून बहा, जिस्म ऐंठा और वो जमीन पर गिर पड़ी।
थोड़ी देर बाद 2 स्टूडेंट्स वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नर्स की अजीब हरकतें देखीं। एक ने वीडियो निकाल लिया। तभी जॉम्बी बनी नर्स ने उन दोनों को देख लिया। दोनों स्टूडेंट्स पहले तो हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद नर्स को कोई दौरा पड़ा है, लेकिन तभी नर्स उन पर टूट पड़ी और एक लड़के का चेहरा ही चबा डाला। अब सबको समझ आया कि मामला गड़बड़ है। किसी ने नर्स को खींचने की कोशिश की, मगर वो पागलपन में भीड़ की तरफ झपटी। धीरे धीरे पूरा कैंपस जॉम्बी वायरस से भरने लगा। जिसे भी काटा गया वो कुछ ही मिनटों में जिंदा लाश बन गया। एक जॉम्बी तो क्लासरूम में घुस गया और सीधे एक लड़की की गर्दन पर झपट पड़ा। खून चारों तरफ बिखर गया। किसी ने हिम्मत करके उसे खींचा, मगर बदले में वो भी काट लिया गया। ऊपर से देखा जाए तो हालात और भी खतरनाक थे। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ही दूसरों को खिड़की से कूदते देखा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब वायरस पूरे कैंपस में फैल चुका था। क्लास मॉनिटर आराम से किताब पढ़ रही थी। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी। सौभाग्य से छोटा शुआई पीछे से आया और उसे खींचकर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे जॉम्बी भी दौड़ रहे थे। इसी दौरान कैंटीन में शाओमेई क्लास लौटने ही वाली थी कि अचानक एक भीड़ भागती हुई अंदर आ गई। सबके चेहरे पर दहशत साफ थी। माहौल ऐसा लग रहा था मानो मौत उनका पीछा कर रही हो। दरवाजे का कांच टूट गया और धक्का मुक्की में शाओमेई जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक जॉम्बी ने किसी को पकड़कर चीर फाड़ दी। फिर उसकी नजर शाओमेई पर पड़ी। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अजीब बात यह कि उसने शाओमेई को काटा नहीं, बस खतरनाक नजरों से घूरता रहा। उसी वक्त आओकी आ गया और जॉम्बी को धक्का देकर अलग किया। मगर कैंटीन में कोहराम मच चुका था। हर तरफ चीखें, काटने और मरने की आवाजें। आओकी ने शाओमेई को टेबल के नीचे छिपा दिया, लेकिन शाओमेई इतनी डरी हुई थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फायर सिस्टम एक्टिवेट हुआ और पानी की बौछारों से शाओमेई को थोड़ी होश आई। वो और आओकी एक घायल स्टूडेंट को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन इसी दौरान भीड़ में किसी और ने उन्हें गिरा दिया और तभी पास पड़ी लड़की अचानक जॉम्बी बन गई और सीधे शाओमेई पर झपटी। खुशकिस्मती से आओकी ने वक्त रहते उसे खींच लिया और दोनों खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकले। दूसरी ओर क्लास टीचर भी वापस क्लास की तरफ जा रही थी कि एक जॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। जब तक उन्हें समझ आता, बगल में खड़ा दूसरा टीचर भी जॉम्बी के काटने का शिकार हो गया। ये देखकर क्लास टीचर के कदम भी लड़खड़ा गए। उधर आओकी शाओमेई को बाहर लेकर आया ही था कि तभी एक ट्रक उनकी तरफ आया। ड्राइवर पहले से ही जॉम्बी बन चुका था और ट्रक बेकाबू होकर टकरा गया। आओकी ने झटपट उपाय निकाला। दोनों ट्रक की छत पर चढ़कर वहां से रेंगते हुए दोबारा स्कूल बिल्डिंग में घुसे, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचे, जॉम्बी ने आओकी को पकड़ लिया। हालात देखकर शाओमेई ने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया और जान बचाई। आखिरकार दोनों किसी तरह से क्लासरूम में लौटे। अभी तक वो समझ नहीं पाए थे कि ये सब हो क्या रहा है। आओकी बोला, ये तो जॉम्बीज हैं, बिल्कुल फिल्मों जैसे। तभी खिड़की पर एक हाथ पड़ा। सबने देखा वो छोटा शुआई था। जल्दी से उसे ऊपर खींचा। उसके पीछे क्लास मॉनिटर भी थी, लेकिन जॉम्बीज ने उसे पकड़ लिया था। आखिरी वक्त में सबने मिलकर उसे भी ऊपर खींच लिया और इस बीच अस्पताल में लेटे ह्योनजू ने अचानक आंखें खोल दी। उसका पूरा जिस्म मरोड़ने लगता है। अब ह्योनजू पूरी तरह जॉम्बी बन चुकी है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे मशीन से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका रूप देखा, सबके होश उड़ गए। एक नर्स तो डर के मारे जमीन पर गिर गई। साथ ही स्टाफ ने मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी ह्योनजू का जिस्म और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। उसने एक झटके में ही आदमी की गर्दन नोच डाली। चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठीं। दरवाजा खुला। घायल नर्स मदद के लिए दौड़ी, लेकिन ह्योनजू ने उसके पैर पर भी काट लिया। किसी तरह स्टाफ ने उसे खींचकर अलग किया। अब उसका शरीर इतना मरोड़ा हुआ था कि पैरों से चलना मुश्किल था। वो हथेलियों का सहारा लेकर रेंगती और फिर भी डरावनी स्पीड से बढ़ रही थी। इसी दौरान स्कूल लौटती एक बस के सामने एक जॉम्बी आकर टकरा गया। ड्राइवर ने सोचा कोई झूठा एक्सीडेंट करने की चाल चल रहा है, मगर जॉम्बी पलट कर चला गया और बस के लोग अवाक रह गए। दूसरी तरफ
क्लासरूम में फंसे आओकी और उसके दोस्त उम्मीद की एक किरण पाते हैं। किसी के बैग में मोबाइल मिलता है। अब वो मदद के लिए कॉल कर सकते थे, लेकिन फोन लॉक था। आओकी ने देखा कि जिसका मोबाइल है वो बाहर ही जॉम्बी बन चुकी है। उसने सोचा फेस आईडी से खोल लें, लेकिन लड़की का चेहरा पहले ही चिथड़े हो चुका था। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हो गई। तभी शाओमेई ने कहा, इमरजेंसी कॉल के लिए अनलॉक की जरूरत नहीं होती। सचमुच दहशत इंसान को बेवकूफ बना देती है। उन्होंने कॉल मिलाई। पुलिस ने फोन उठाया। आओकी ने कहा, स्कूल में जॉम्बीज हैं, तुरंत मदद भेजो। लेकिन कॉल रिसीवर ने हंसी उड़ाई। ये फिर किसी बच्चे का प्रैंक है। फोन काट दिया। दरअसल पुलिस को कई ऐसे कॉल्स मिल चुके थे। लोग कह रहे थे कि सड़क पर लोग इंसानों को काट रहे हैं। जब तीसरी बार कॉल आया तभी उन्हें शक हुआ। उधर क्लासरूम में अचानक सब जॉम्बीज एक दिशा में भागने लगे। शायद किसी चीख ने उनका ध्यान खींचा। शाओमेई ने आओकी से पूछा, पुलिस आएगी ना? आओकी बोला, पता नहीं। तब शाओमेई ने नया रास्ता निकाला। उसने फोन उठाया और फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। हमारे स्कूल में आग लगी है, जल्दी आइए। किस्मत से उसके पापा भी फायर फाइटर थे। इस बार पूरा दस्ता निकल पड़ा, लेकिन तब तक स्कूल के ज्यादातर लोग पहले ही जॉम्बी बन चुके थे। इसी दौरान क्लास में तनाव बढ़ा। चालाक लड़की क्लास मॉनिटर से उलझ गई। तुम क्लास लीडर हो, कुछ क्यों नहीं करती? वो बेबस उसे जवाब दी। अब मैं क्या कर सकती हूं? शाओमेई ने सबको शांत करने की कोशिश की, मगर माहौल बिगड़ चुका था। तभी पीटी सर अचानक अंदर आ गए। सब चौंक उठे। उन्होंने कहा, मैं काटा नहीं गया हूं, आओ मिलकर खिड़कियां बंद करो। सबने भरोसा किया और उसके साथ काम में लग गए। लेकिन तभी शाओमेई की दोस्त शाओ हुआ ने इशारा किया। पीटी सर की बांह पर काटने का गहरा निशान था। सबकी नजर उसी पर टिक गई। वो घबराकर बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाने लगा। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। सब डरकर पीछे हटे। शाओमेई ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आओकी ने वक्त रहते शाओमेई को पीछे खींचा। पीटी सर गिर पड़े और तड़पने लगे। फिर वो जॉम्बी बनकर पास की लड़की पर टूट पड़े और उसका चेहरा काट लिया। तभी दाशान ने उन्हें कसकर पकड़कर दूर फेंक दिया। लेकिन काटी गई लड़की जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने दाशान से विनती की, प्लीज मुझे बचा लो। मगर दाशान बेबस था। जॉम्बी बने पीटी सर फिर से झपटे। शाओ शुआई और आओकी ने बहादुरी से मिलकर उन्हें कुर्सी से दबाया। छोटे क्यांग ने भी आकर मदद की। लड़की समझ गई कि अब उसका वक्त पूरा हो रहा है। उसने खुद दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ताकि दोस्तों को नुकसान न पहुंचे। मगर चालाक लड़की ने उसे लात मारकर धकेल दिया और कुछ ही देर में वो भी जॉम्बी बन गई। जॉम्बी बनी लड़की दाशान पर झपटी, लेकिन उसके भारी भरकम जिस्म की बदौलत उसने उसे जोर से पकड़ लिया। उधर शाओ शुआई दरवाजे की तरफ भागा और दूसरों को भी बाहर निकलने का मौका मिल गया। सबने मिलकर दरवाजा खोला और जान बचाकर भाग निकले। दाशान ने भी पूरी ताकत से उस जॉम्बी को फेंक मारा। पीछे रह गए आओकी और शाओ क्यांग ने कुर्सी की मदद से जॉम्बी को धकेला और किसी तरह निकल गए। शाओ शुआई लगभग पकड़ा ही गया था, लेकिन अपनी फुर्ती से वो भी बच निकला और दौड़ते ही दरवाजा बंद कर दिया। कॉरिडोर में पहुंचते ही चालाक लड़की जान बचाकर आगे भाग रही थी कि अचानक एक जॉम्बी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो डर के मारे वहीं गिर पड़ी। अब और भी जॉम्बीज चारों तरफ से घेरने लगे। तभी शाओ शुआई ने अकेले ही मुकाबला शुरू कर दिया। लड़ाई में जब वो दबने लगा तो आओकी और बाकी दोस्तों ने पास के दरवाजे खिड़की तोड़कर लकड़ी निकाली और जॉम्बीज के सिर पर दे मारी। सबने मिलकर उन्हें सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया, मगर जॉम्बीज की गिनती बहुत ज्यादा थी। दाशान ने एक बड़ा दरवाजा ही तोड़ लिया और ढाल बनाकर आगे बढ़ा। बाकी सब नीचे झुक गए और उसने जॉम्बीज को जोर से धकेला। सबने मिलकर उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और ऊपर की ओर भाग निकले। पीछे से बचाव करते शाओ शुआई को एक जॉम्बी ने पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, आओ कि भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। ऊपर पहुंचते ही और भी जॉम्बीज रास्ता रोके खड़े थे। क्लास लीडर तो बाल बाल बच गई। सब लोग अंधाधुंध भागने लगे। दाशान ने पीछे से जॉम्बीज को रोकने की कोशिश की। शाओ हुआ चीख कर बोली, पीछे भी आ गए हैं। दाशान ने
दरवाजे का पैनल खड़ा करके रास्ता बंद किया। लेकिन सबको लग रहा था कि ज्यादा देर तक टिक पाना नामुमकिन है। अब बचने की एक ही उम्मीद थी, पास के क्लासरूम। लेकिन उसका दरवाजा बंद था। तभी शाओमेई ने नजदीक दीवार पर फायर हाइड्रेंट देखा। उसके दिमाग में प्लान आया। उसने पानी की पाइप निकाली और उसमें लगे आयरन टूल से लॉक तोड़ने लगी। इधर जॉम्बीज और दबाव बना रहे थे। कोई ऊपर से चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शाओ क्यांग ने उसे धक्का मारा, लेकिन वो नीचे से फिर रेंग कर आने लगा। आखिरकार दरवाजा खुल गया। चालाक लड़की सबसे पहले अंदर घुसी। बाकी सबने जॉम्बीज को धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। सांस लेने का वक्त ही था कि खिड़की से एक जॉम्बी ने दाशान को पकड़ लिया। चश्मे वाला लड़का फायर एक्सटिंग्विशर से मारने लगा, मगर कोई असर नहीं हुआ। साफ था, जब तक उनका सिर अलग न किया जाए ये मरते नहीं। आओकी ने शाओ हुआ को खींचकर बचाया और बाकी ने कुर्सी टेबल घसीटकर खिड़की पर रोक लगा दी। लेकिन सब जानते थे ये सिर्फ अस्थायी बचाव है। तभी चालाक लड़की ने शाओमेई से पूछा, फोन कहाँ है, मुझे कॉल करनी है। शाओमेई बोली। वो बाहर गिर गया। गुस्से में उसने शाओमेई को धक्का दिया। शाओ क्यांग ने बीच बचाव किया। अभी ये सब बेकार है, हमें बचने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन चालाक लड़की ने उसी पर इल्जाम मढ़ दिया। अगर तूने दरवाजा ठीक से देखा होता तो स्पोर्ट्स टीचर अंदर नहीं आता। शाओ क्यांग चुप रहना चाहती थी, लेकिन उसकी ज्यादती बढ़ती गई। अब वो भी पलटकर उसे सबक सिखाने को तैयार हो गई। बाकी सबने दोनों को अलग किया और कहा, इस वक्त लड़ने का नहीं, भागने का वक्त है। शाओमेई ने देखा कि शाओ शुआई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसने सबसे पूछा, क्या किसी ने उसे देखा? लेकिन सबने सिर हिलाया। उस हड़बड़ी में किसे होश था कि कौन पीछे रह गया? आओ शान बोला, वो पीछे ही छूट गई थी। ये सुनकर शाओमेई का दिल बैठ गया। क्लास मॉनिटर भी दरवाजे पर जाकर झांकने लगा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उधर कैंटीन में 3 स्टूडेंट्स टेबल के नीचे दुबके बैठे थे। बाहर सब लोग पहले ही जॉम्बी बन चुके थे। एक लड़की डर के मारे हल्की सी आवाज निकाल बैठी। तभी पास बैठे लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए उसे लात मारकर बाहर धकेल दिया। जॉम्बीज ने तुरंत उसे देख लिया और झपट पड़े। इस बीच गर्ल्स वॉशरूम में मेजेन भी छिपी बैठी थी। साथ वाली केबिन में एक मोटा लड़का और एक लड़की थे। लड़की ने धीरे से कहा, मुझे ठंड लग रही है सर, चकरा रहा है। और कानों में आवाज भी साफ नहीं आ रही। मेजेन चौकन्नी हो गई। उसे पता था ये तो कांटे जाने के लक्षण हैं। उसने मोटे लड़के से दरवाजा खोलने को कहा और जैसे ही उसने खोला, लड़की को धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। वो लड़की चीखने लगी, क्या हुआ? मेइजेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुझे जॉम्बी ने काटा है और तू भी जल्द ही जॉम्बी बनेगी। इतना कहते ही लड़की की नाक से खून बहने लगा। अब तो शक पक्का हो गया। मोटा लड़का घबरा गया। लड़की उसे भावनाओं में बहाकर फुसलाने लगी, मगर डर के मारे उसने भी हाथ पीछे खींच लिए। मेइजेन को मालूम था अब वो कभी भी बदल सकती है। उसने एक पोछा उठाया और उसे तोड़कर नुकीला हथियार बना लिया। मेइजेन ने तुरंत मोटे लड़के को बोला, दरवाजा खोल। जॉम्बी लड़की अंदर घुसी और दोनों पर टूट पड़ी। मेइजेन ने बहादुरी से उस पर वार किया। दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी एक तीर आकर उसके सिर के आर पार हो गया। दरवाजे पर खड़ी एक धनुष लिए लड़की उनका रक्षक बनकर आई थी। इसी दौरान क्लास टीचर स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंची और पूरे कैंपस में अनाउंस किया, तुम सबको जीना है, डटे रहना है, हम लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। उनकी आवाज सबके लिए उम्मीद की किरण बन गई। इसी वक्त फायर ब्रिगेड भी स्कूल पहुंची। उनके बीच शाओमेई के पिता लाओ वांग भी थे। टीम अभी अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि दूर से एक औरत लड़खड़ाती हुई आई। साफ था वो भी काटी जा चुकी थी। उधर शाओमेई अपनी सहेली शाओ हुआ के साथ खड़ी थी। शाओ हुआ ने उसे तसल्ली दी, शाओ शुआई ठीक होगा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। तभी शाओमेई ने महसूस किया कि उसकी सहेली का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने हैरानी से पूछा, तुझे बुखार तो नहीं? उसने उसका हाथ अपने चेहरे पर रखा। सचमुच हाथ बेहद ठंडा था, लेकिन अगले ही पल शाओ हुआ की नाक से भी खून टपक पड़ा। शाओमेई की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसकी सबसे करीबी सहेली भी अब वायरस की गिरफ्त में आ चुकी थी। असल में कुछ देर पहले ही उसकी टांग जॉम्बी ने काटी थी। सब जानते थे कि यह काटना क्या मायने रखता है।
शाओ हुआ ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सच सामने आया तो सबकी नजरें बदल गईं। खासकर चालाक लड़की ने तो जोर से कहा, इसे बाहर निकालो। शाओ हुआ ने आईने में देखा, उसकी आंखों में खून भर चुका था, चारों तरफ सब धुंधला हो गया। वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त शाओ मेई के पास आई और कांपती आवाज में पूछा, मैं जॉम्बी नहीं हूं ना? शाओ मेई ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाकर हामी भरी और उसे कसकर गले लगा लिया। मगर माहौल भारी था। आओ शान ने घबराकर शाओ मेई को खींच लिया। तभी शाओ हुआ का जिस्म ऐंठा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही पलों में वो खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर मरोड़ खा रहा था, हड्डियां खड़क रही थीं, उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने खाली निगाहों से शाओ मेई को देखा और अगली ही सांस में झपटी। आओ शान ने कुर्सी उठाकर उसे रोका, लेकिन शाओ मेई चीख कर बोली, रुको, उसे चोट मत पहुंचाओ, वो मेरी दोस्त है। आओ शान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उसे खिड़की से धक्का दे दिया, लेकिन जैसे ही शाओ हुआ गिरने वाली थी, शाओ मेई ने उसका हाथ पकड़ लिया। आओ शान चिल्लाया, उसे छोड़ दो, वरना सब खतरे में पड़ जाएंगे। शाओ मेई ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। उसके लिए दोस्ती जान से भी ज्यादा कीमती थी। उसी वक्त शाओ शुआई कुर्सी लेकर आया, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, शाओ हुआ का हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गई। शाओ मेई वहीं ढहकर रो पड़ी। आओ शान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहां कौन है जिसने अपना दोस्त नहीं खोया? सब लड़ रहे हैं, हमें भी जीना होगा। उसने खिड़की के बाहर झांका। नीचे हर तरफ जॉम्बीज का सैलाब था। यहां रुकना मौत बुलाने जैसा है। उन्होंने पास पड़े फायर हौज से रस्सी बनाई और उसमें गिरफ्त के लिए गांठें बांधी। सबको नीचे उतरना था, शायद दूसरी मंजिल पर कोई बचाव मिल जाए। आओ शान खुद नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि शाओ मेई अब भी सुन्न बैठी थी, तो उसने झिंगशू को भेजा। झिंगशू कांपते हुए नीचे उतरा। खिड़की पर एक ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन शीशे की वजह से बच गया। वो धीरे धीरे नीचे पहुंचा और चौंक उठा। ये तो ब्रॉडकास्ट रूम था और अंदर क्लास टीचर जिंदा मौजूद थे। जिंगशू ने खिड़की खोली और उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाया, जल्दी आओ, यहां टीचर हैं। उधर शाओ शुआई सबका ध्यान बांटने के लिए दूसरी क्लास में छिपा था, लेकिन वहां भी एक लंगड़ा ज़ॉम्बी घुस आया। शाओ शुआई ने टेबल पलटकर रास्ता रोका, फिर खिड़की से निकलने की कोशिश की। ज़ॉम्बी ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर उसने जोर से झटका मारकर उसे शेल्फ पर दे मारा। किसी तरह वो भी खिड़की से बाहर निकल आया। आखिरकार सब एक एक कर ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच गए। आओ शान ने शाओ मेई का हाथ पकड़कर खींचा, चलो अब और नहीं रुक सकते। लेकिन शाओ मेई अभी भी बेजान सी बैठी रही। आओ शान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम सब ने किसी न किसी को खोया है, लेकिन अभी जीना ही सबसे बड़ी जंग है। बाहर के ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाले थे। आओ शान ने शाओ मेई को रस्सी से नीचे उतार दिया। उसकी सलामती देखकर उसने चैन की सांस ली, मगर खुद खिड़की से लटकते हुए उसका पैर ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया। आओ शान जान बचाने के लिए खिड़की की सलाखें कसकर पकड़े रहा। ये सब खिड़की से झांक रहे शाओ शुआई ने देखा। वो दौड़कर पाइप पकड़कर उसकी मदद करने आया, मगर जगह कम थी। आओ शान चिल्लाया, ऊपर देख। शाओ शुआई ने नजर उठाई तो देखा एक ज़ॉम्बी सीधे उस पर झपटने को था। उसने पूरा दम लगाकर पाइप पर छलांग मारी। दोनों मिलकर लटके हुए थे और नीचे की भीड़ भी उन्हें देख रही थी। आखिरकार शाओ शुआई ने ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों किसी तरह ब्रॉडकास्ट रूम में लौट आए। क्लास मॉनिटर उन्हें खींचने ही वाली थी कि शाओ मेई ने पहले हाथ बढ़ा दिया। इसी दौरान एक पब्लिक वॉशरूम में एक कमसिन लड़की खुद ही अपना ऑपरेशन कर रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। वो तो खुद अभी मुश्किल से 15-16 की लग रही थी। कौन कमीना उसे इस हाल तक ले आया था? उसने जल्दी से कपड़े समेटे और बच्चे को एक ओर रखकर बाहर निकली। उसने अपने ही नवजात को वहीं छोड़ दिया। सड़क पर खोई खोई सी वो खड़ी थी कि अचानक एक बेकाबू पुलिस कार उस पर चढ़ने को आई। लोगों ने दौड़कर उसे बचाया। पुलिस वाले कार से उतरे। भीड़ भी जमा हो गई। कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी निकला और एक शख्स की गर्दन काट डाली। पुलिस वालों के शरीर भी ऐंठने लगे। असल में वो एक इन्फेक्टेड पेशेंट को ला रहे थे और रास्ते में ही वो ज़ॉम्बी बन गया था। इसी से हादसा हुआ था।
लोग अब भी मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर डालने के लिए। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल वो खुद भी शिकार बनेंगे। लड़की ने यह खौफनाक मंजर देखा और घबराकर वापस वॉशरूम दौड़ी। उसने बच्ची को गोद में उठाया और वहां से भाग निकली। अब स्कूल ब्रॉडकास्ट रूम में रुके, बच्चों को दिखाते हैं। उन्होंने ने सोचा, शायद इंटरनेट से मदद मिल सके। चश्मे वाला लड़का कंप्यूटर ऑन करता है और उसी का वीडियो देख लेता है, वो वाला जिसमें सड़क पर जॉम्बीज लोगों को काट रहे हैं और भीड़ तमाशा देख रही है। सब स्क्रीन पर आंखें गड़ाए थे कि तभी खिड़की का कांच धड़ाम से टूट गया। सब डर के मारे उछल पड़े। फायर हाउस का लोहे का हुक इधर उधर झूल रहा था। आउशान ने झांक कर देखा, उस पाइप से एक जॉम्बी उल्टा लटकता हुआ अब सीधा उनकी ओर आ रहा था। अचानक छत से एक जॉम्बी उल्टा गिर पड़ा और दहाड़ते हुए अंदर घुसने लगा। आउशान ने पास पड़ी पोछा छड़ी उठाई और धकेलने की कोशिश की, मगर जॉम्बी ने उसे कसकर पकड़ लिया। झिंगशू दौड़कर मदद करने आया, लेकिन उसका भी हाथ पकड़ लिया गया। दोनों ने पूरी जान लगाई और किसी तरह छूटे। आउशान ने फिर छड़ी से वार किया, मगर दिल नहीं मान रहा था कि दोस्ती को चोट पहुंचे। तभी शाओ शुआई ने आगे बढ़कर जोर से वार किया। झिंगशू ने तो पास पड़ा कंप्यूटर सीपीयू ही उठा लिया और पूरे दम से जॉम्बी पर दे मारा। आखिरकार वो बाहर जा गिरा। सबको लगा कि अब चैन है, मगर तभी चालाक लड़की चिल्लाई, देखो झिंगशू की नाक से खून आ रहा है। सब सन्न रह गए। झिंगशू ने सफाई दी, ये शाओशुआई की छड़ी लग गई थी, मैं कांटा नहीं गया। लेकिन चालाक लड़की अड़ी रही, झूठ मत बोलो, तुम भी अब वैसे ही बनोगे जैसे शाओ हुआ बनी थी। क्लास टीचर ने भी पूछा, मगर झिंगशू बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं छुपाया। सबने उसके हाथ की चोट देखी। आउशान और शाओशुआई बोले, ये तो बस खरोंच है। सबको थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन चालाक लड़की पीछे हटने को तैयार नहीं थी। क्लास टीचर ने कहा, झिंगशू, सबकी शंका दूर करने के लिए तुम थोड़ी देर अलग रहो, बस 10 मिनट। अगर कुछ नहीं हुआ तो सब मान लेंगे। झिंगशू ने गुस्से में कहा, मैं तो पूरा 1 घंटा रहूंगा, और अगर मैं ठीक निकला तो इसे चालाक लड़की को मुझसे माफी मांगनी होगी। वो कमरे में चला गया। सब बाहर से देख रहे थे, मगर चालाक लड़की के दिल में एक जहरीला इरादा जन्म ले चुका था। उसने चुपके से एक तौलिए पर जॉम्बी का खून लगा दिया। इसी वक्त बाहर लाओ वांग शाओमेई का पिता, उन्होंने एक जॉम्बी को बांध रखा था। वो अब तक समझ ही नहीं पाए थे कि ये माजरा क्या है। लाओ वांग ने कहा, इसका मुंह बंद करो नहीं तो काट लेगा। एक साथी ने कपड़ा ठूंसने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी ने उसकी उंगली ही चबा डाली। इसी वक्त वॉकी टॉकी से हेडक्वार्टर्स से इमरजेंसी मैसेज आया, ये एक वायरस है, जिसे भी काटा या खरोंचा जाए वो संक्रमित हो जाएगा, उनसे दूर रहो। लाओ वांग का दिल दहल गया। उसने अपने साथी को देखा जिसे अभी अभी काटा गया था। उसके नथुनों से खून बहने लगा। फिर अचानक उसने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। सब समझे कि अब वो मर गया, लेकिन अगले ही पल वो ऐंठता हुआ उठा और सीधे अपने ही साथियों पर टूट पड़ा। लाओ वांग ने झपट कर उसे पकड़ा और जमीन पर दबोच लिया। रस्सी लाओ, जल्दी बांधो। इसे अब सबको साफ था, ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये एक कहर है।